Hello my dear students, welcome back to the class of physics by Anwar sir where every learning is enjoyable। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप यानी कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। उसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए अब बात करते हैं कि हमने जो है वो लास्ट क्लास में क्या स्टडी की थी। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था एक तो चार्जिंग के मेथड पढ़े थे, 3 मेथड पढ़े थे, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो पढ़ा था क्या, कूलम का नियम। ठीक है, अब कूलम के नियम से हमें क्या क्या पता चला था कि कूलम का नियम जो है वो हमें किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन को बताता है, यानी कि उनके बीच में कितना फोर्स लगता है वो जो है वो हमें कूलम में बताया था। और ये बताया था कि दोनों फोर्स जो है वो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और उनका जो परिमाण, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। उसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि फोर्स का जो है वो डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए दो चार्ज यहाँ रखे हैं और उनकी डिस्टेंस को मैं डबल कर दूँ, ट्रिपल कर दूँ, कम कर दूँ, है ना, या बढ़ा दूँ, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आज बताता हूँ। फिर उसके बाद हम जो है वो कूलम के नियम का सदिश रूप यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। तो देखिए कूलम के नियम से जो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था कि Q1 Q2 अपॉन R², यही आया था। और यहाँ से हमें पता चलता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R²। आ रही बात समझ में? तो इनके बीच का जो है वो अपन ग्राफ बना देते हैं। तो ये फोर्स और ये डिस्टेंस, तो देखो यहाँ से आप ग्राफ कैसे निकल के आएगा, यही तो आएगा। यानी अब हम क्या करते हैं, तो देखो यहाँ से क्या पता चला कि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। लॉजिकली सोच तू कि दो जो चार्ज है वो यहाँ पर रखे हैं, उनके बीच में मान लो कोई फोर्स लग रहा है। अब मैंने उसकी डिस्टेंस बढ़ा दी तो बताओ उसका चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली उसका चार्ज क्या होगा, कम होगा। सॉरी, उनका फोर्स जो क्या होगा वो कम होगा। आ रही बात समझ में? अगर मैं उनके बीच की डिस्टेंस कम कर दूं तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। जितने चार्ज को जितना पास रखोगे फोर्स बढ़ेगा, चार्ज जितने दूर होगा उनके बीच में फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूं, मान लो मैंने डिस्टेंस को क्या किया, डबल कर दिया, यानी कि 2 गुना कर दिया, तब देखो फोर्स क्या होगा, F' यानी नया फोर्स होगा, मतलब कि पहले फोर्स का कितना होगा। तो देखो डबल करने पे डिस्टेंस कितनी होगी, या 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मतलब 4 गुना फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। डिस्टेंस ट्रिपल कर दूंगा मैं तो फोर्स क्या होगा, 9 टाइम्स यानी 9 गुना कम हो जाएगा। 4 टाइम्स कर दो, 4 गुना कर दो तो फोर्स क्या होगा, 16 गुना कम हो जाएगा। यानी डिस्टेंस जैसे बढ़ती है फोर्स क्या होता है, तेजी से घटता है। सारी बात समझ में? अब यही सोच कि अगर मैं डिस्टेंस को आधा कर दूं, डिस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूं, आधा कर दूं, तब बता देख फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नया फोर्स क्या होगा। देख यहाँ 1/2 रख, आधा यानी 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 4 ऊपर चला जाएगा तो फोर्स कितने गुना हो गया, देख 4 गुना फोर्स हो गया। और यहाँ पे कितना, 4 गुना कम हो गया। यानी यहाँ से भी पता चल गया हमें कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। सीधी सी बात है, इतना मुझे बताना था, ये आप नोट कर लो। ठीक है, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स में। चलिए अब देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कूलम के नियम का सदिश रूप समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये मेरे पास में एक XY प्लेन है, यानी XY जो है वो तल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो वो 2 चार्ज रखे हैं और दोनों ही मेरे मान लिए पॉजिटिव चार्ज है। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। इसको मैंने Q1 दे दिया, इसको मैंने Q2 दे दिया। इसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है, R2, और ये मूल बिंदु। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब दोनों ही सेम चार्ज है तो इसका मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी फोर्स क्या लगेगा, इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी। क्योंकि आपको पता है कि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये, उसको कैसे लिखेंगे हम, वो मैंने कल बताया था आपको कि फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण लग रहा है। इसी तरीके से इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और वो क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। चलिए अब मेन बात करते हैं इनके बीच की डिस्टेंस की। क्या सर हम इनकी डिस्टेंस को ऐसे लेंगे या ऐसे लेंगे? आगे बात समझ, तो आप कैसे भी ले सकते हो। तो चलिए हम दोनों तरफ से सोचते हैं, ये इनके बीच की डिस्टेंस। अब ध्यान रखना, अगर मैं इस तरफ चलता हूँ, अरे बात समझ में, अगर मैं 1 से 2 की ओर चलूंगा तो मैं उसको लिखूंगा कैसे, R2 1।
यानी बाद वाले को पहले लिखना है और पहले वाले को बाद में लिखना है। यानी कि अगर आप किन्हीं भी दो चीज के बीच का विस्थापन निकालते हैं यानी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, फाइनल अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे तो निकालते हैं। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस में लिखूंगा r2 1। अब अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ 2 से 1 की ओर चल रहा हूँ तो इसको कैसे लिखूंगा, r12 यानी फाइनल ये और इनिशियल ये। तो डिस्टेंस के बारे में पता चल गया आपको। चलिए तो डायग्राम क्लियर हो गया आपको, आगे बढ़ते हैं। कूलम के नियम से, कूलम के नियम से यानी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या था कूलम का नियम, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आगे बात समझ में। अच्छा अब फोर्स और डिस्टेंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे। चलो फोर्स का तो वेक्टर हो गया, अब इसकी वेक्टर की क्या बात करें, क्योंकि चार्ज तो क्या है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, चार्ज क्या है स्केलर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर है, अब आपको चीज पता है अगर कोई चीज मतलब कि अगर कोई वेक्टर है तो उसकी दो चीजें होती है, एक तो उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और एक उसकी दिशा यानी कि डायरेक्शन। हमारी बात समझ में, किसी वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक तो उसका परिमाण होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन कहाँ से निकलती है, इकाई सदिश से यानी कि यूनिट वेक्टर से। और इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, आर कैप। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका परिमाण कितना हो, इकाई सदिश यानी इसका परिमाण कितना हो, 1 हो, मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको कैसे लिखा जाता है, आर कैप को कैसे लिखा जाता है, ये भी आपको पता है। यानी किसी भी सदिश का इकाई सदिश कैसे निकलते हैं, यानी ए कैप आपने पढ़ा है 11th में, ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और इसको आप क्या ए भी लिख सकते हो, इसको आप क्या ए भी लिख सकते हो, आ रही बात समझ में। तो यही चीज बता रहा था। तो ये हो जाएगा मेरे पास में वेक्टर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको लिखूंगा मैं वेक्टर R अपॉन R, यानी कि R कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर R अपॉन R। ये R क्या है, परिमाण है, हमारी बात समझ में। तो देखो इसको मैं R क्यूब कर दूं, इसको हटा के मैं क्या कर देता हूँ, इसको R क्यूब कर देता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आ रही बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब फोर्स की बात करते हैं। तो ये तो मैंने क्या हुआ जनरल फार्मूला लिख लिया, ठीक है, ये तो मैंने जनरल फार्मूला लिखा अभी तो इन फोर्स की बात नहीं की है। अब बात करता हूँ मैं पहले इस फोर्स की, इसका फार्मूला क्या होगा, देखो F12 यानी पहले चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो फार्मूला वही के Q1 Q2 अपॉन, अब देखो यहाँ से वेक्टर फॉर्म से देखो R क्यूब। अब देखो आप डिस्टेंस कौन सी लेंगे, दो डिस्टेंस अपने पास में, एक तो ये वाली है और एक ये वाली। इसकी डायरेक्शन तो इधर है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो अब देखो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो हम डिस्टेंस भी कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास में जो आएगा वो क्या आएगा, R12 का क्यूब। ये R है, R क्यूब है, यहाँ पर क्या लिखूंगा R12 क्यूब बिकॉज इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे क्या आएगा R कैप 12। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब चलिए आगे हम अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, F12 सॉरी यहाँ वेक्टर आएगा ना, ये वेक्टर है, देखो वेक्टर है तो यहाँ पे R12 आएगा। सो ये हो जाएगा R12 क्यूब, और इसको अपन लिखेंगे क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे ही तो लिखते हैं, 11th में पढ़ा है ना हमने। हाँ अरे सब पढ़ा है तूने, ध्यान से समझ। देख आगे बढ़ते हैं। अब इस पे तो फोर्स की बात हो गई, इस पे फोर्स की बात करते हैं। इस पे कितना है, तो वो होगा मेरे पास में क्या, F21 वही के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब है ना, वेक्टर है इसलिए देखो अब ये मत बोला सर आपने फॉर्मूला चेंज कर दिया, मैंने चेंज कुछ नहीं किया है, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको अब देखो R क्यूब, अब R क्यूब के लिए डायरेक्शन कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे, क्योंकि बिकॉज फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे। तो वो मेरे पास में आ जाएगा R21 क्यूब, और फिर यहाँ पे वेक्टर कौन सा आएगा, वेक्टर R21। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब, और इसको लिखेंगे R1 माइनस R2 यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा चलिए ये तो पता चल गया। अब एक और चीज़ ध्यान से देखना, इस डिस्टेंस की बात करता हूँ मैं, इस डिस्टेंस की बात करता हूँ। क्या ये R21 और R12 इक्वल होगा, आप खुद देख के बताओ, क्या R12 और R21 इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। अरे दोनों डिस्टेंस सेम ही तो है, लेकिन क्या चीज़ अलग है, इनकी डायरेक्शन अलग है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा।
तो इसका मतलब आप खुद बताओ मुझे, अगर मैं इस R12 की जगह अगर मैं R21 लिख दूंगा तो क्या इनके फोर्स में भी माइनस आ जाएगा साइन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, देखो F12, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, यही तो आ गया, चेक कर लो। इस R12 की जगह माइनस R21 लिख लो तो क्या F12 इज इक्वल टू माइनस F21 होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चला कि दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर मैं इनका परिमाण ले लूँ, अगर मैं इनकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। अरे बात समझ में, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो इक्वल होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से आपको पता चला, और यही चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, कल के लेक्चर में भी बताई थी कि जो कूलम का नियम है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के जैसा ही है। अरे ये वही तो है, वहां पे भी तो क्या था, जब अपन 11th में पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी दोनों ही फोर्स क्या होता है कि दो बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, लेकिन क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। तो यहाँ वही है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि कूलम्स लॉ इज सेम एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कूलम का नियम न्यूटन के गति का तृतीय नियम के जैसा ही है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यही है कूलम का सदिश रूप, और काफी बार जो है वो एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है कूलम के नियम का सदिश रूप। तो फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको कूलम के नियम का सदिश रूप समझ में आ गया होगा। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझो क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर two electrons placed at same distance r apart in vacuum या air। सिंपल सा है कि यानी निर्वात या हवा में r दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल और गुरुत्व बल का अनुपात यानी रेशियो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करें, एयर में रखे या वैक्यूम में रखे, उनके बीच में एक तो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक लगेगा कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उनका रेशियो क्या है वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। तो देखो दो इलेक्ट्रॉन, यानी एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, तो दोनों ही क्या है, सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है ना, आर पे। तो अब देखो इनके बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो वो Fe, तो फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और दोनों ही चार्ज क्या है, E है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरे पास में E रखेंगे तो E स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो Fg ये आपने पढ़ा है 11th के अंदर, क्या वो यही तो फॉर्मूला था, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, यानी व्युत्क्रम वर्ग के नियम है, ठीक है ना। अब देखो दोनों का, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब दोनों का मास भी क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में G m स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अच्छा अब बात करते हैं अपन, अब दोनों का रेशियो निकालना है, निकाल लो रेशियो, Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा K E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई G m स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा अपने पास में क्या, K E स्क्वायर अपॉन G m स्क्वायर, यही बचा। अब देखो हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, K की जरूरत पड़ेगी, G की जरूरत पड़ेगी, M की पड़ेगी और E की पड़ेगी, ठीक है। तो K की वैल्यू तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 9 इंटू 10 की पावर 9 है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। निर्वात में ये तो होता है एयर में K की वैल्यू, ठीक है। बात करें E की वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं G की। अब आप खुद बताओ G की वैल्यू क्या थी, अब आप तो कैसे बताओगे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, यही तो थी। आ रही बात समझ में। और वही न्यूटन मीटर स्क्वायर, देख लो फॉर्मूला यहाँ से जो है वो G की यूनिट का निकल के आएगी, इन दोनों को उधर भेजो, इसको भी इधर भेजो, तो फोर्स की क्या न्यूटन, डिस्टेंस की क्या मीटर स्क्वायर, और मास यानी द्रव्यमान की क्या होती है किलोग्राम, तो नीचे क्या आ जाएगा kg स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं मास की। तो इलेक्ट्रॉन का मास मैंने आपको लिखवा दिया था 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो ये लो सारी वैल्यूज जो है वो आपके सामने है, और ये सारी वैल्यू क्या करो आप यहाँ पे रखते हैं अपन। तो देखो Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू
k की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m की वैल्यू रख लेते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये स्क्वायर कर देते हैं। तो सारी वैल्यूज रखेंगे, यूनिट रखेंगे तो कट जाएगी पीछे अपने पास में जो है वो सारी वैल्यूज मतलब सारी क्वांटिटी जो है वो कट जाएगी, ठीक है ना, जो भी होगी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसका आंसर फिक्स है और मैं आपको बता देता हूँ, आपको हमेशा याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जब कोई दो इलेक्ट्रॉन एयर में रखे हो तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होता है, आप हमेशा याद रखना। ये लगभग 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 निकल के आएगा 10 की पावर 43, यानी इसको आप सॉल्व करोगे ना इस पूरे को, ये आंसर निकल के आएगा। 42 भी आ सकता है, लगभग लगभग इतने आएगा, 42 43 के आसपास आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, अब मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है या ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है, सिंपल सा इसको उधर शिफ्ट कर दो ना, तो चेक कर लो, देखो Fe लगभग कितना है, ओहो भाई साहब, ये तो इतना ज़्यादा फोर्स है। तो देखा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत बल गुरुत्व बल से कितना ज़्यादा होता है, 10 की घात 43 गुना ज़्यादा होता है। याद रखना इसको, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए इसमें हम करते क्या है, इस मेथड से हमें ये पता चलता है कि अगर मान लो कोई सिस्टम है और उसके अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हैं, तो किसी एक चार्ज पे बाकी चार्ज के कारण कुल कितना, यानी नेट फोर्स जो उस चार्ज पे कितना लगता है, वो हम जो है वो इसके अंदर सीखते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना इसके अंदर। मान लो अगर मेरे पास में सबसे पहले दो चार्ज है, ठीक है ना, ये मान लो कि मेरे पास में एक चार्ज है ये Q0 और दूसरा चार्ज है मेरे पास में मान लो कि ये है Q1, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि बताइए इस Q1 पे जो है वो नेट फोर्स कितना होगा, है ना। अगर मैं बात करूं कि जो चार्ज Q0 है तो इस पे चार्ज जो है वो नेट फोर्स कितना होगा, है ना। तो नेट फोर्स यही होगा क्या कि F01, 0 पे फोर्स लग रहा है, 1 के कारण यही तो होता है अगर एक फोर्स की बात करें तो। अच्छा, अब मान लो क्या किया, एक चार्ज और आ गया, ये एक चार्ज और आ गया, ये Q। अब बताइए कि इस Q0 पे जो है वो कितना फोर्स लगेगा, तो वो नेट फोर्स जो है वो ये होगा F नेट, वो कितना होगा, पहले तो एक तो इसके कारण भी लगेगा फोर्स क्योंकि ये चार्ज भी है और ये भी है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में F01 यानी, और एक हो जाएगा मेरे पास में F02, यानी अब इस चार्ज पे कितने जो है वो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, दो चार्ज जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, एक तो इसके कारण लग ही रहा था और अब एक और ये नया आया तो इस पे भी फोर्स लग गया इसके कारण। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर इसके आने से इन दोनों के रिश्ते में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फोर्स उतना ही लगाएगा। लेकिन अगर ये जब नहीं था तब नेट फोर्स क्या था, ये था। हाँ, फर्क इस पे किस चीज का पड़ेगा, नेट फोर्स का फर्क पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आ रही बात समझ में, इस चार्ज के आने के कारण, ठीक है। अब अगर जब ये आ जाएगा तो इस पे नेट फोर्स देखो ये होगा, अगर ये था तब नेट फोर्स ये है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो बहुत सारे चार्ज आ गए, है ना, Q3, Q4, Q5 कितना हो सकता है, n चार्ज हो सकता है। तो मान लिया मैंने इसमें कितने चार्ज है, n चार्ज है, ठीक है ना, कितने चार्ज हो गए, n चार्ज हो गया, ये n चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब n चार्ज के कारण क्या फोर्स होगा, ये तो होगा F03, और आगे कर लूँ मैं ये F0n। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर किसी एक चार्ज पे आपको अगर फोर्स निकालना है बाकी चार्जेस के कारण, तो आप क्या करो, उन सभी चार्ज के कारण उस पर्टिकुलर चार्ज पे लगने वाले फोर्स का क्या करो, आप वेक्टर सम कर दो, यानी कि उनका क्या करो, सदिश योग कर दो। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, यही होती है क्या, जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी कि द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, यानी किसी दिए हुए चार्ज पे जो टोटल फोर्स होगा, इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन द गिवन चार्ज। आरी बात समझ में, तो इंडिविजुअल फोर्स सबके कारण जो है वो, इनके कारण जो है वो इस पे लगेगा, और क्या उनका वेक्टर सम बाय ऑल दी चार्जेस। यानी कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही है क्या,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए अब नेट फोर्स की बात कर लेते हैं ना। नेट फोर्स किस पे? 0 है ना, इस पे। तो देखिए एफ नेट क्या आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू, अब इस फोर्स की बात कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला था आपने पास पढ़ा था कि Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, वेक्टर फॉर्म में आर क्यूब आएगा, आपको पता है ना। हाँ, और ये हो जाएगा मेरे पास में 0 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा वेक्टर नॉट 1, ठीक है ना, वेक्टर आर नॉट 1। इस तरीके से इसकी बात करें तो के सॉरी यहाँ पे 0 आएगा है ना, यहाँ 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इन दो चार्ज की बात कर रहे हैं। तो ये दो चार्ज क्या, Q0 और Q1। अब इसके अंदर आ जाता है तो F02, तो ये मेरे पास हो जाएगा के Q0 Q2 अपॉन R नॉट 2 का क्यूब और वेक्टर R नॉट 2। इस तरीके से इसकी बात कर लेते हैं के Q0 Q3, यानी अब अगर मान लो कोई तीसरा चार्ज होगा, मान लो ये यहाँ पे तीसरा चार्ज है ये, तो इसका मतलब इसके कारण क्या आएगा कि Q0 Q3 अपॉन R नॉट 3 का क्यूब और ये वेक्टर R नॉट 3। इसी तरीके से बहुत सारे चार्ज होंगे तो ये, और n चार्ज होगा तो क्या होगा के Q0 Qn अपॉन R नॉट n क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर R नॉट n। तो ये जो है वो नेट फोर्स होगा। अब ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है सभी में से और एक Q0 कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लेके इनको क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं। तो मेरे पास में F नेट है ना, फोर्स ऑन जो है वो किस पे, Q0 पे, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा, के बार ले लिया, के की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है एयर में रखें तब, और Q0 मैंने बाहर ले लिया तो ये मेरे पास में Q0। अब देखो अंदर क्या क्या बच गया, अंदर बच गया Q1 है ना, यहाँ से बच गया मेरे पास में R नॉट 1 क्यूब, R नॉट वेक्टर R नॉट 1, ठीक है, फिर प्लस यहाँ से Q2 अपॉन R नॉट 2 क्यूब वेक्टर R नॉट 2। इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा Q3 R नॉट 3 क्यूब, इस तरीके से R नॉट वेक्टर R नॉट 3। इस तरीके से बहुत सारे n चार्ज है, तो ये मेरे पास आ जाएगा Qn R नॉट 3 का सॉरी R नॉट n का क्यूब और वेक्टर R नॉट। आगे बात समझ में, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब इनको क्या करता हूँ मैं, एक ही टर्म में लिख लेता हूँ, समेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ, योग की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये देखो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो है ही, ठीक है। यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेशन ऑफ, ठीक है, I इक्वल टू 1 to n। अभी देखना समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। तो देखो यहाँ से क्या बचा मेरे पास में, QI अपॉन R नॉट I क्यूब और ये वेक्टर R नॉट। देखो ये क्या चीज़ है, ध्यान से समझना, ये क्या चीज़, ये कुछ नहीं है। देखो अगर मान लो दो चार्ज होंगे तो इसका मतलब मेरे पास में क्या आएगा, आई की वैल्यू 2 रख लेंगे। अरे बात समझ, एक चार्ज है तो 1 आ जाएगा मेरे पास में, सिंपल सी बात है ना। तो Q0 Q1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दो चार्ज रखे होंगे, सॉरी है ना, अगर दो चार्ज और रखे होंगे Q0 के अलावा तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, एक तो इसके कारण फोर्स लगेगा और एक इसके कारण फोर्स लगेगा, तो 2 को जोड़ देंगे। तो करना कुछ नहीं है, आई की वैल्यू देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 जो भी यहाँ तक होंगे वहाँ तक। तो हालांकि ये डेरिवेशन तो पूछी जाती है एग्जाम में, इस पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो वो अभी जो है वो मैं करूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो फटाफट जो है वो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नोट करो, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मान लो मेरे पास में एक स्क्वायर है, यानी कि एक वर्ग है, ठीक है। मैंने इसके चारों कॉर्नर्स पे 4 आवेश रख दिए, यानी कि 4 चार्ज रख दिए। वो है मेरे पास में, एक तो है Q, ये भी है Q, ये भी Q और ये भी Q। चारों ही मैंने क्या किए, पॉजिटिव चार्ज रख दिए। क्लियर है, चारों ही पॉजिटिव चार्ज रख दिए। ओके, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में कुछ नहीं करता है, किन्हीं की वैल्यू प्लस कर देता है, किन्हीं के माइनस में कर देता है। मान लो 2 प्लस में 2 माइनस में दे दिए, 1 प्लस में 3 माइनस में दे दिए, कुछ भी कर सकता है। मैं सिंपल सा मैंने जो है वो 4 ही क्या किए, पॉजिटिव चार्ज दिए। अब ये A पॉइंट हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अब आपको पूछा है कि A पॉइंट पे जो है वो नेट फोर्स कितना होगा बाकी इन चार्जेस के कारण इस पे, वो आपको पता करना है। अब ध्यान से देखना, क्या ये तीनों चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। ध्यान से देखना, इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बिकॉज दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन इस तरफ ही तो होगी। तो ये फोर्स क्या होगा, FAB,
यही तो होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर है? इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, एफ ए डी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल, इनको बोलते हैं अपन क्या, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल, आ रही बात समझ में? अगर आपने इनके अंदर डायरेक्शन बनाना सीख लिया फोर्स का, तो आप सारे न्यूमेरिकल बहुत इजी से कर पाओगे। क्लियर है? ओके। अब देखो, इस चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ, वो क्या होगा, एफ ए सी, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी चार्ज। क्लियर है? ओके। अब हमें क्या चाहिएगी, देखो इस, चलो मैं एक चीज भी बता देता हूं कि इस वर्ग जो है ये, इसकी साइड यानी इसकी भुजा सभी की क्या है, ए है। क्लियर? ये तो पता चल गया, इनकी भुजा भी मैंने नाम दे दी, क्या है, ए है। ठीक है? अब बात करते हैं, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस मुझे पता है, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस मुझे पता है, लेकिन इन दोनों की चार्ज के बीच की डिस्टेंस मुझे नहीं पता है। तो क्या करता हूं मैं, इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूं, मिला दिया। ये क्या है, डायगोनल यानी कि विकर्ण। मुझे ये डिस्टेंस चाहिएगी, मुझे ये डिस्टेंस चाहिएगी। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं, अगर ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो क्या ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो इसका मतलब मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो लगाइए बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये तो मुझे चाहिए ए सी स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से देखो मेरे पास में ए सी कितना निकल के आया, a√2, यही तो आएगा, स्क्वायर रूट ले लिया। तो इसका मतलब इस इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस में मुझे पता चल गई, क्या है वो, a√2। क्लियर है? ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब ध्यान से देखना एक चीज, अब ध्यान से देखना, क्या ये दो वेक्टर जो है वो कौन से एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे है। तो इसका मतलब इनका भी क्या होगा, एक परिणामी आएगा, इन दोनों के बीच का भी क्या होगा, परिणामी। और आपको पता है कि किन्हीं भी दो वेक्टर, अगर कोई भी दो वेक्टर अगर थीटा कोण पे हो, तो आपने उनका परिणामी जो है वो निकालना आपको आता है, 11 में पढ़ा है। ठीक है ना? अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आप कैसे निकालते थे, ये तो फॉर्मूला लगाते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आनी बात समझ में? तो इसका मतलब इन दोनों का जो परिणामी है वो यही तो आएगा बीच में कहीं ना कहीं, वो उसको मैंने ले लिया क्या, एफ डैश, ये एफ डैश जो मैंने नाम दे दिया। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो चार्ज है उस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, देखो एफ डैश प्लस एफ ए सी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आ गई बात समझ में? फिर भी आपको समझ में आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि एफ ए बी और एफ ए डी, इन सभी की वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए, तो इसका मतलब एफ ए बी और एफ ए डी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल गया एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए डी, एफ ए डी। ओके। अब वही कूलम का जो है अपन नियम लगाएंगे दोनों चार्जेस पे, तो क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या, ए है, तो मेरे पास में ए स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी क्यू क्यू, यहाँ पे भी क्यू क्यू, जिसका मैं सेम ही होगा, और इसको कर देता हूँ मैं क्या, क्यू स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं एफ ए सी की। एफ ए सी कितना होगा, तो चलिए एफ ए सी की भी बात कर लेते हैं। एफ ए सी ये है, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये a√2, इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना, 2a का स्क्वायर कितना, a स्क्वायर। क्लियर? ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब f डैश की बात कर लेते हैं। तो f डैश जो है वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देख लो। f डैश ये तो निकलेगा ऐसे, रूट एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए डी स्क्वायर प्लस 2f ए बी एफ ए डी कॉस थीटा। अब थीटा देख लो, दोनों ही वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, 90, तो ये आएगा मेरे पास में cos 90। क्लियर? और cos 90 कितना होता है, 0, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अपने पास में क्या बच गया, ये बच गया। और यहाँ पे देखो एफ ए बी इज इक्वल टू क्या है, एफ ए डी, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे जो है वो एफ ए बी का स्क्वायर इज प्लस एफ ए बी का स्क्वायर, ए डी की जगह मैंने क्या लिख लिया, एफ ए बी लिख लिया, बिकॉज दोनों ही क्या है, इक्वल है।
एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर कितने हो गए? 2 टाइम्स हो गए। तो एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में √2 एफ ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले ले तो यहाँ से तो ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ ए बी √2। और एफ ए बी कितना है? ये रहा मेरे पास में। तो इस √2 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये मेरे पास में समीकरण नंबर 3। क्लियर? एफ डैश भी निकल गया मेरे पास में। अब बात करते हैं नेट फोर्स की। नेट फोर्स, ठीक है ना, लिख लेता हूं नेट फोर्स ऑन चार्ज ए। तो क्या होगा देखो, एफ नेट एफ डैश प्लस एफ ए सी, यही तो आएगा, क्योंकि देखो यही तो दोनों है इसी डायरेक्शन में, एफ ए सी और एफ डैश। एफ डैश रख लेते हैं अपन, तो ये मेरे पास में √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ ए सी। एफ ए सी का है ये रहा, इसको मैं क्यू को क्या कर देता हूँ, क्यू स्क्वायर कर देता हूँ सीधा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर? अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है कॉमन, ये 2 भी था यहाँ पर। सो एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ बच गया √2 प्लस 1/2 न्यूटन। ये जो है वो नेट फोर्स इस चार्ज पे लगेगा। हमारे पास चाहे किसी भी चार्ज में पूछता तो ये लगेगा। कब? जब अगर सारे पॉजिटिव हो तब। आगे बात समझ में? बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, फटाफट नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा एग्जांपल नंबर 2 ये रहा। 2 point charges 9q and 4q are at distance r. Where should the third point charge q be placed for it to be in equilibrium? हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ। 9q तथा 4q के दो बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे। अब संतुलन में रहे इसके लिए मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है। मान लो एक 9q चार्ज एक 4q चार्ज है, और ये लाइन जो है वो इन दोनों को मिला रही है, ठीक है ना। इस लाइन पे आपको एक तीसरा चार्ज जो है वो Q, वो आपको कहाँ रखना है कि वो संतुलन में रहे। अब संतुलन में रहे वो चार्ज, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही, मतलब चार्ज जो है वहां से हटना नहीं चाहिए, वहां से नीचे गिरना नहीं चाहिए कहीं भी, ठीक है ना। तो 2 चार्ज रखे, तो इसका मतलब दोनों ही चार्ज के कारण जो तीसरा चार्ज है उस पर जो फोर्स है वो कितना होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। अगर मान लो नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो या तो वो चार्ज इधर खिसक जाएगा या चार्ज इधर खिसक जाएगा। अरे बात समझ में? तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा पर आप उस चार्ज Q को कहाँ रखोगे, कितनी दूरी पर रखोगे कि वो चार्ज जो है वो क्या रहे, बैलेंस रहे, यानी वो इक्विलिब्रियम में रहे, यानी संतुलन में रहे। तो ध्यान से देखो, ये 9Q और ये मेरे पास में 4Q, और ये जो लाइन है वो इनको मिलाने वाली है, ठीक है ना। ये लाइन ज्वाइनिंग है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, अब चार्ज को कहाँ रख सकते हो आप, उसको या तो यहाँ रख सकते हो, या यहाँ रख सकते हो, या यहाँ कहीं रख सकते हो। सब पे चेक कर लेते हैं हम कि चार्ज कहाँ रखेंगे कि दोनों के कारण जो फोर्स है वो उनका सम है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो अगर मान लो मैंने चार्ज को यहाँ रखा तो इसके कारण फोर्स का लगेगा इधर, इसके कारण भी फोर्स का लगेगा इधर, बिकॉज दोनों ही सब, बाकी सभी क्या है, मतलब सभी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है ना। इस चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा, इस चार्ज के कारण भी इस पे फोर्स लगेगा इधर लगेगा। तो यहाँ पे तो फोर्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो दोनों फोर्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ बात करते हैं, अगर मैं यहाँ रखूँ तो इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, इस चार्ज के कारण भी इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, बिकॉज रिपेल ही तो करेंगे, बिकॉज सेम चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो दोनों ही फोर्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। आ रही है ना बात समझ में, दोनों फोर्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ कहीं मैं रखता हूँ ये क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है हमें ना क्वेश्चन के अंदर, वो r डिस्टेंस है। क्लियर? अब देखना इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही तो होगी, उसको मैं f दे देता हूँ। और इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ ही तो होगी, तो f डैश। अब लग रहा है कि हाँ एक इसको इस तरफ खींच रहा है, एक इसको इस तरफ खींच रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये फोर्स की वैल्यू, इनका सम क्या होगा, 0 तो होना ही है। सारी बात समझ में? अब वो डिस्टेंस जो अपन निकालते हैं, मान लिया कि मैंने जो है वो यहाँ से इस चार्ज से जो है वो इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। क्लियर? x है, तो इसका मतलब पीछे बची ये वाली मेरे पास में क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं कि f प्लस एफ डैश का
वैल्यू कितना आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तभी तो वो जो है बैलेंस रहेगा। इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्शन बता रहा है ना, देखो दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस के बता रहा है। अब अगर मैं बात करूँ इनके मैग्नीट्यूड की, यानी परिमाण की, अगर मैं इनके परिमाण की बात करूँ तो वो मेरे पास में क्या होगा, f इक्वल टू एफ डैश ही तो होगा, है ना, मॉड f इक्वल टू मॉड f डैश। अब f की बात कर लेता है, यानी इन दोनों चार्ज के मतलब इन दोनों चार्ज के कारण जो वो फोर्स क्या है, F ही तो है, मतलब इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, इसके कारण क्या है, F। तो अब दो चार्ज है, कूलाम का नियम लगा लो, K, ये Q1 ये Q2, 9Q और ये Q अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू। अब बात करते हैं इनके जो इस पे फोर्स लग रहा है वो क्या है, F डैश वही हो जाएगा K Q1, तो ये Q1 ये Q2 Q और ये 4Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R माइनस एक्स। सिंपल है ना। देखो K से ये K कट जाएगा, Q स्क्वायर से जो है वो ये Q स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ क्या बच गया देखो 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया देखो 4 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, आगे बात समझ में। स्क्वायर रूट ले ले, वर्गमूल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो यहाँ क्या बचेगा 3/x, यहाँ से 2 अपॉन R माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा देखो 3R माइनस 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 2x। अब हमें क्या x निकाल के मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 3R इज इक्वल टू 2x प्लस 3x, ये हो जाएगा कितना 5x। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई मेरे पास में, इसको नीचे भेज दूंगा 3/5, तो 3R/5 जो है वो हमारे पास में आंसर आ गया। यानी कि इस चार्ज से 9Q चार्ज से आपको 3R/5 डिस्टेंस पे इस चार्ज को रखना होगा, तब आपका जो ये चार्ज है वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में यानी संतुलन में रहेगा। और अगर मान लो 4Q से पूछ ले तो क्या करेंगे, R में से इस x को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, फटाफट नोट करिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट एग्जांपल आज का वो ये है कि 4 आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ चार्ज जो है वो 2 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड ऑन x एक्सिस, दे आर एट 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू चार्ज एट 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि चार मेरे पास में चार्ज है और चारों ही क्या है, सेम है, वो है 2 माइक्रोकूलम के, और चारों का रखे x एक्सिस पे रखे, एक तो 0 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर, एक 4 और एक 8 सेंटीमीटर। अब आपको जो 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज रखा है उस पे आपको जो है वो रिजल्टेंट फोर्स बताना है, बाकी के कारण, बाकी चार्ज के कारण क्या है वो आपको बताना है। अब एक चीज है यहाँ पे माइक्रोकूलम, ये आपको बता देता हूँ मैं, ध्यान से देखना ये चीजें आपको। ये तो ऐसा देखो, अगर 1 मिलीकूलम की बात करें तो 10 की पावर कितना -3 कूलम, ठीक है ना। और अगर 1 माइक्रोकूलम वो होता है कितना, 10 की पावर -6 कूलम। इस तरीके से 1 नैनोकूलम ये होता है 10 की पावर -9 कूलम, और 1 पिकोकूलम वो होता है मेरे पास में 10 की पावर -12 कूलम। ये आप याद रखना, ये लिख लेना कहीं पे, ठीक है ना, ये इनके मीनिंग होते हैं, ठीक है। अगली बात समझ में, तो 2 माइक्रोकूलम क्या हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। तो माइक्रोकूलम को आपको किसमें चेंज करना है, कूलम में। क्यों, क्योंकि जो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। चलिए अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास में x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ठीक है, ये इसका मूल बिंदु हो गया, ठीक है। ये मान लो एक 2 सेंटीमीटर पे कोई चार्ज रखा है, ठीक है, इसको A दे देते हैं, ये इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसको यहाँ रख लेना है ना, ये तो हो जाएगा मेरे पास में कितना, यहाँ इसको ले देते हैं 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो 0 सेंटीमीटर हो ही गया यहाँ पे, और एक थोड़ा सा यहाँ ले देते हैं, ये हो गया मेरे पास में 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सभी क्या है 2 माइक्रोकूलम के, ये 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम का, ये भी 2 माइक्रोकूलम का, और ये भी 2 माइक्रोकूलम का। अब आपको जो 2 सेंटीमीटर पर जो चार्ज रखा है ना, ये तो लिखा है कि 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो, तो ये यहाँ पे इस पे, ठीक है। चलिए अब इस चार्ज पे इन तीनों के कारण जो है वो फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इस पे, तो इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ। क्यों, क्योंकि दोनों ही देखो सेम है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ लगेगा, तो इसका मतलब ये फोर्स जो है वो क्या होगा, FAO, यही तो होगा। ए पे लगा किसके कारण,
ओ, इसके कारण। बी की बात करते हैं, इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, ये हो जाएगा मेरे पास में एफ ई, क्लियर है। इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा और वो होगा मेरे पास में क्या, एफ ई सी। अगली बात समझ में। अब सभी जो है, सभी की वैल्यू जो है अपन निकाल लेते हैं और फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के सबका सम कर देंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं क्या, एफ ए बी, सॉरी एफ ए ओ निकालते हैं, पहले ए ओ निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो के की वैल्यू तो आपको पता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब Q क्या है मेरे पास में 2 माइक्रोकूलम, आ रही बात समझ में। तो के Q1 Q2 तो क्या हो जाएगा दोनों का Q स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर। Q1 Q2 है ना, तो दोनों ही मेरे पास में 2 माइक्रोकूलम के, तो स्क्वायर कर दिया। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है देख लो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो है मेरे पास में कितनी, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या करूँगा, मीटर में चेंज कर दूंगा, यानी 10 की पावर -100 का भाग दे देंगे ना मीटर को सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, तो 10 की पावर -2। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से ये देखो, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, स्क्वायर 4। अच्छा, अब एफ ए ओ ध्यान से देखना, यहाँ से 10 की पावर कितनी हो जाएगी 12, यहाँ से कितनी हो जाएगी 4। तो ये ऊपर जाएगा माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 10 माइनस का 12 और फिर प्लस का 4, पीछे कितने बच गए, माइनस का 8, सीधी सी बात है ना, माइनस का 8 और फिर ये मेरे पास में 9, तो -8 + 9, तो पीछे कितना बचेगा 10 की पावर 1 बचेगी, तो इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई 10 बचेगा, तो अल्टीमेट मेरे पास में कितना आ जाएगा 90। अब ध्यान से देखना, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो आपको पता है कि मूल बिंदु के राइट साइड में अपन पॉजिटिव लेते हैं और इस साइड में अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। आपको पता है कि x के साथ क्या आता है, आई कैप आता है। ये आई कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। अरे बात समझ में इस फोर्स की, तो ये फोर्स जो है वो इधर लग रहा है। नाउ अब बात करते हैं एफ कहाँ गया, ये रहा, एफ ए बी की बात करते हैं। तो देखिए एफ ए बी, अब देखो एफ ए बी, ये रहा एफ ए बी, इन दोनों के कारण देखो इनके बीच की भी डिस्टेंस कितनी है, 4 में से 2 माइनस कर दो तो 2 ही होगा। तो देखो जितना फोर्स इन दोनों के कारण, मतलब इन दोनों के कारण था, उतना फोर्स इसके कारण भी तो होगा, इन दोनों के कारण। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच के डिस्टेंस सेम है, सेम चार्ज है। तो इसका मतलब ये किधर लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा है। तो यहाँ मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ और डायरेक्ट लिख लेता हूँ कितना, -90 आई कैप न्यूटन। और आ गई ना बात समझ में, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों चार्ज सेम है, तो इसका मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यही आंसर आएगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये इस तरफ लग रहा है। समझ में आ गई, ना एफ ए सी निकाल लेते हैं। अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अच्छा, अब ये हो जाएगा मेरे पास में 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 के क्यू स्क्वायर, तो क्यू तो वही है 2 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर। ये माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करते हैं ना। नीचे क्या डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो कितनी है 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 9 कितना हो गया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो 36, 6 का स्क्वायर कितना 36, तो ये कट जाएगा 36 से 36 कट जाएगा। और पीछे देखो ये कितना -4, यहाँ से देखो कितना 12, -4 ऊपर जाएगा तो -12 में से 4 माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 4, पीछे कितने बच गए माइनस का 8 और फिर ये प्लस का 9, 10 की पावर ऐड हो जाएगी, पीछे कितना बच गया 1 ही तो बचा। तो ओनली फॉर मेरे पास में बच गया एफ ए सी इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो ये आएगा मेरे पास में -10 आई कैप न्यूटन। क्लियर। अब बात कर रहा था इस पे रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा एफ ए, तो वो हो जाएगा मेरे पास में एफ ए ओ प्लस एफ ए बी प्लस एफ ए सी। तो ये मेरे पास में देख लो, ये कितना आया 90 आई कैप, ये कितना माइनस का 90 आई कैप और ये कितना माइनस का 10 आई कैप और ये मेरे पास में न्यूटन। तो देखो ये तो कट गए, मेरे पास में रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए वो कितना है मेरे पास में 10 न्यूटन का है, लेकिन
डायरेक्शन पता करनी है, तो डायरेक्शन किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, यानी कि माइनस का आई कैप। फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को और कुछ और बातें करेंगे।